नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी सम्मान समारोह, मुख्यमंत्री ने 30 साहित्यकार व कलाकारों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश की संस्कृति के संरक्षण में साहित्यकारों की भूमिका अहम। प्रदेश मंत्रिमंडल के फेरबदल पर कांग्रेस अध्यक्ष का तंज। राठौर बोले, खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे सीएम जयराम, फेरबदल से होगा प्रदेश को नुकसान। हमीरपुर जिला में पंचायत घर को बेचने के मामले ने पकड़ा तूल। जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार ने दी सफाई, मामले को बताया राजनीतिक साजिश। कांगड़ा जिला में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। जिले में 1600 से अधिक एक्टिव केस, 9 सैंपलों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी सम्मान समारोह आज शिमला के गेयटी थिएटर में आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला द्वारा गेयटी थिएटर में शिखर सम्मान, कला सम्मान, साहित्य पुरस्कार, चंबा रुमाल, पहाड़ी चित्रकला स्वैच्छिक संस्था सम्मान समारोह 2022 का आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2015 से 2018 तक साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे कलाकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। समारोह में कुल 30 कलाकारों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कला एवं साहित्यकारों ने देश भर में हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, कला और साहित्य को पहचान दिलाई है। आज के इस कार्यक्रम में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो हमारी संस्कृति को मजबूत करने के लिए और उसको मजबूत करने के साथ साथ संस्कृति से समाज का नाता बना रहे और ये जुड़ाव कभी टूटे नहीं, उस दृष्टि से जो बहुत सारे हमारे लेखक हैं और इसके अतिरिक्त जो हमारी कलाकृतियाँ बना करके अपनी संस्कृति को जीवित रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, वैसे कलाकारों के सम्मुख आज मुझे यहाँ पर उपस्थित होकर के मुझे प्रसन्नता है कि आप सब लोग आज की इस परिस्थिति में भी बहुत बड़ा एक योगदान समाज में दे रहे हैं, ताकि हमारी संस्कृति भी जीवित रहे। और संस्कृति जीवित रहने के साथ साथ में हमारे अपनी कला, अपनी संस्कृति को देश और दुनिया के सामने बेहतर ढंग से हम उसका प्रस्तुतिकरण कर सकें, दुनिया भी जाने, देश भी जाने। और उसके साथ साथ में हमारी जो जनरेशन है, हमारी पीढ़ी है, वो भी इस संस्कृति के साथ जुड़ी रहे और संस्कृति के साथ साथ में जो हमारे बहुत सारे ऐसे कलाकार जो कलाकृतियों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को अलग पहचान देने में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको भी आज के इस युग में, हालात में उनको भी सम्मान दे सके। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर राजनीति तेज हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश की जयराम सरकार पर तंज कसा है। आपको बता दें कि सीएम ने 5 राज्यों में चुनावों के बाद एक बार फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने इसको लेकर मुख्यमंत्री पर तंज कसा है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश में 4 सीटों पर मिली हार के बाद मुख्यमंत्री अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आप भी सुनिए। मंत्रिमंडल में फेरबदल करना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दूसरा फेरबदल होने वाला है, जैसे कि हमें सूचना मिल रही है। इसके पीछे स्पष्ट कारण 4-0 की जो भारतीय जनता पार्टी की शर्मनाक हार हुई, मुख्यमंत्री अपने आप को असुरक्षित महसूस करें। उस असुरक्षा की भावना स्पष्ट तौर पे अभी सरकार के अंदर नजर आ रही है।
मुझे लगता है कि इस समय अगर फेरबदल होगा उसका कोई फ़ायदा ना सरकार को होने वाला है ना जनता को जो है फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत कम समय अब चुनावों के लिए बचा है। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है कि किसी तरह से जो अपना खोया हुआ जनाधार है या सरकार की जो इमेज है उसे फिर से जो है वो पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस फेरबदल से निश्चित तौर पे कोई फायदा होने वाला नहीं, जनता का तो नुकसान ही होगा। अब जो मंत्री अपने मंत्रालयों में स्थापित है आप उन्हें स्थिर करेंगे, आप नए मंत्री बनाएंगे, उन्हें अपने काम को समझने का समय मिलेगा और जो विभागों में काम चल रहे हैं उन कामों को समझने में जो है उन मंत्रियों को जो है समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, अगर वो चाहें तो कर सकते हैं। हमीरपुर जिला में पंचायत घर को बेचने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि इस मामले में जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा। नरेश कुमार दर्जी ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। स्थानीय विधायक पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में दृष्टिगत सक्रिय हैं, ऐसे में उन्हें टारगेट किया जा रहा है। बता दें कि जिला परिषद हमीरपुर के उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी और उनके बेटे पर सरकारी पंचायत घर को राजस्थान के रहने वाले एक व्यक्ति को बेचने के आरोप लगे हैं। प्रारंभिक छानबीन के बाद जिला प्रशासन की तरफ से मामला पुलिस को फॉरवर्ड किया गया है, वही मामले में जांच जारी है। यहाँ पे स्थानीय नेता हैं, उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डाला हुआ है और प्रेशर इसलिए डाला हुआ है कि हम आने वाले एमएलए के इलेक्शन के दावेदार हैं और ये चाहते हैं कि ये बंदा इलेक्शन ना लड़े और इसको कहीं ना कहीं से डिफाल्टर करें। और जहाँ का ये खरीद फरोख्त इन्होंने रोप लगाया हुआ है, ये खरीद फरोख्त जो है ये एक आबादी टीका है भाई, ना कि कोई किसी प्रकार का, जैसे आप बोल रहे हैं कि ये उन्होंने रोप लगाया कि पंचायत घर भेज दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वहां को पंचायत घर नहीं है। हमारा जो पंचायत शासन पंचायत का प्रॉपर घर है वो 448 और 459 में जो है वो प्रॉपर पड़ा हुआ है और ये सरकार को सही ढंग से, जो प्रशासन है उसको सही ढंग से इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो उनके ऊपर ही भारी पड़ेगा। वो लाल कीर में कोई फैसला करने का किसी को अधिकार नहीं है। एसडीएम भी फैसला दिया ही नहीं है, उसने पेंडिंग दिया है। अगर किसी ने उसने अंदर खाते में हमें बुलाया नहीं है, अंदर खाते में किसी ने ऐसा किया होगा तो उसको भी साथ में लपेटा जाएगा, वो कोई होगा, उसमें किसी से कोई भाईबंदी नहीं है। और जो ये करना चाहते हैं करें खुले दिल से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके बीच मुझे अंदर जाना पड़ेगा, मैं डरने वाला बात है आदमी नहीं हूँ। हिमाचल प्रदेश की जिला बिलासपुर की झंडुता विधानसभा को एक बड़ा तोहफा जल्द ही मिलने वाला है। जी हां, आपको बताते चले कि विधानसभा क्षेत्र के बरसंड इंडस्ट्रियल एरिया को फॉरेंसिक क्लियरेंस मिलने के बाद अब जल्द ही शिलान्यास करने की तैयारी की जा रही है। ये जानकारी झंडुता के विधायक जीतराम कटवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। बजट सत्र शुरू होने से पहले शिलान्यास कार्यक्रम तय करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बजट सत्र शुरू होने से पहले शिलान्यास कार्यक्रम तय करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा पिछड़ा कोटधार क्षेत्र में भी नया इंडस्ट्रियल एरिया बसाने की योजना बनाई गई है। खास बात यह है कि निर्माणाधीन बागछाल पुल के समीप कई बीघा सरकारी जमीन खाली पड़ी है। ये एरिया बागछाल पुल के पास, जहां से मात्र 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे का जंक्शन भी होगा, लिहाजा इंडस्ट्रियल एरिया के कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो देश के नामी उद्योग घराने यहां पर निवेश करने के लिए आगे आएंगे। हिमाचल सरकार ने बरसंड के लिए इंडस्ट्रियल एरिया स्वीकृत किया था, उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस हो गई है, पैसे जमा किए जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में उसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन जो है वो बागछाल पुल के पास से गुजर रही है और उसके वहाँ से जाने से जो कोटधार क्षेत्र का मरोतन एरिया है वो मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो मैं आज ये संभावना जो है अपने को समझता हूँ कि वहाँ मरोतन में भी कोटधार क्षेत्र का एक इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने के लिए हमें बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। और ये रेलवे नेटवर्क का किसी क्षेत्र के पास होना इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए हमेशा से ही बहुत सुगम और सुखद भविष्य की ओर इंगित करता है।
धर्मशाला में एक बार फिर एनएचएम के अनुबंधन कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश राज्य स्वास्थ्य समिति अनुबंधन कर्मचारी संघ के आह्वान पर अब अपनी मांगों को लेकर एनएचएम अनुबंधन कर्मचारियों ने 25 जनवरी को सरकार की तरफ से कोई घोषणा न करने को लेकर कार्यस्थलों पर काले बिल्ले लगाकर रोष व्यक्त किया। एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि वे स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों से लगातार सेवाएं प्रदान कर रही हैं। राज्य भर में 1700 कर्मचारी स्वास्थ्य योजनाओं को धरातल में उतारने के लिए अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने स्थायी नीति व पे स्केल निर्धारण की जोरों शोरों से मांग उठाई है। वहीं सरकार से मामले में जल्द ही कोई निर्णय लेने की भी मांग की है। काले बिल्ले लगाने के संदर्भ में इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे जो एनएचएम के अंतर्गत अनुबंध कर्मचारी पूरी स्टेट में राज्य में कार्यरत हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति के जो हमारी स्टेट से सभी ने निर्णय लिया है कि ये काले बिल्ले लगाकर हम सरकार तक अपना संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि हमारे लिए भी कुछ न कुछ एक नियमितीकरण की पॉलिसी बने, हमारे भविष्य के लिए सशक्त पॉलिसी बने, हमारे बारे में सरकार संवेदनशीलता से सोचकर कोई निर्णय ले। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक बार फिर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में पिछले बीते दिनों से काफी ज्यादा मामले सक्रिय बने हुए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। एक महीने में जिले में संक्रमण की दर 1.2% से बढ़कर 15.49% पहुंच गई है। वहीं दिसंबर महीने में कोरोना के एक्टिव केसों की मामलों की संख्या 80 थी, जो कि अब बढ़कर 1600 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना की कई गुना बढ़ती रफ्तार को लेकर कांगड़ा के सीएमओ ने भी चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने बताया कि इन दिनों आंकड़ों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, जिसके चलते संक्रमण के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। तो वहीं डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी कई मामले सामने आए हैं। सीएमओ ने कांगड़ा के लोगों से अपील की है कि अगर किसी भी व्यक्ति को खांसी, जुकाम या अन्य प्रकार के लक्षण होते हैं तो वह तुरंत अपना टेस्ट जरूर करवाएं। सर, आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, किस मुद्दे को लेकर, किस मामले को लेकर की गई है? जो कोविड की प्रेजेंट सिचुएशन और जो न्यू म्यूटेंट है ओमिक्रॉन के जो नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और साथ में वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है और वे फॉरवर्ड क्या है। सर, अभी जैसे कि ओमिक्रॉन के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो अभी क्या स्थिति है प्रदेश की और जिले की, क्या अपडेट है? अभी तक हमारे पास लेबोरेटरी कंफर्म 9 केसेस ओमिक्रॉन की रिपोर्ट हुई है, जिसमें से एक जो था जिसमें हिस्ट्री है विदेशी यात्रा की। बाकी सारे के सारे जो 8 लोग हैं वो हमारे इंडिजिनस पॉपुलेशन से ही हैं। सोलन के समीप लवी घाट में एक बड़ा हादसा पेश आया है। जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान यहां पर एक मकान पर भारी भरकम पत्थर गिरने से मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि रेत की खान के पास पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर लुढ़कते हुए घर की छत पर गिरा और पत्थर गिरने से 3 मंजिला मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। 2 छतों को तोड़कर पत्थर सीधे घर के अंदर जा घुसा। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे के दौरान कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि जिन कमरों पर पत्थर गिरा उनमें किराएदार रहते थे और वह किसी काम से बाहर गए थे, लेकिन इस दौरान किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन इस दौरान पीड़ित मकान मालिक ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। देखिए, यहाँ पर दूसरी बार ये स्लाइड हुआ है। शायद 2 साल पहले भी यहाँ पे स्लाइड हुआ था और पत्थर आए थे और यही छत टूटी थी। और आज ये दोबारा से आज जो 2-3 मंजिलें यहाँ टूटी है, ये दोबारा से ऊपर से पहाड़ दरका है और पहाड़ सीधा अंदर गया है। जान मान का हानि नहीं हुई है, इसलिए हम उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। भाई ये कुदरती है। देखिए, वजह तो माइनिंग ही है, जो सामने दिख रहा है वजह इसकी मेन तो माइनिंग ही है। जो माइनिंग हुई है उस वजह से ये पहाड़ दरका है। हम बस रात को हमने डिनर किया तो हम सो रहे थे और रात को करीब 12:50 पे धीरे धीरे आवाज़ें आने लगी। उसको हमने इग्नोर किया कि क्या पता बारिश वगैरह हो रही हो, क्योंकि रात को बाहर तो निकले नहीं हम। उसके बाद जब इस वाले लेंटर पे जब पत्थर आया ना, बड़े वाला है, उसके बाद फिर मेरी नींद खुली, फिर मेरे मम्मी भी जगी, फिर बहन भी जगी। फिर हमने बोला कि हम बाहर निकलते, फिर हम पिछले वाले दरवाजे से बाहर निकले। फिर हमने और पड़ोसियों को भी जगाया। जी, ये जो पहाड़ है ना जी, ये पहले रुक गया था। ये अपने आप ही रुक गया था, इसको किसी ने रोका नहीं, या फिर किसी ने यहाँ पे मशीन वगैरह नहीं लगाई कि इसको रोका जाए। ये ऐसे ही था। यहाँ पे इन्होंने एक गड्ढा किया था, वो भी गड्ढा पूरा भर गया हुआ है कि हाँ भाई नीचे पत्थर नहीं आएंगे। हमीरपुर जिला में लगातार पुलिस शराब माफिया, भू माफिया और खनन माफियाओं को लेकर पूरी तरह से सख्ती बरत रही है और लगातार इन मामलों में कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि इन दिनों हमीरपुर में
ये कार्रवाई पुलिस द्वारा तेज कर दी गई है। तो वहीं विधायक नरेंद्र ठाकुर ने भी इस कार्रवाई को सही करार देते हुए इसमें शामिल नामों के द्वारा समाज सेवा के बहाने राजनीतिक रोटियां सेकने के भी आरोप लगाए हैं। विधायक ने कहा कि ये वही लोग हैं जो दिन में समाज सेवा करते हैं और रात को काले कामों को अंजाम देते हैं, जो कि एकाएक सामने आ रही हैं। वहीं उन्होंने पुलिस द्वारा अवैध खनन पर की गई कार्रवाई को आगे भी जारी रखने के निर्देश दिए हैं। और ये बहुत पहले उस पंचायत के लोग थे, उन्होंने कंप्लेंट की थी, अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट पुलिस के पास गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे, लेकिन इसमें कार्रवाई करने में कुछ देरी हुई है। बहुत बड़ा क्लियर केस है कि जब वो प्रधान थे, वहाँ पे जो ओल्ड पंचायत घर था वो सराय में चलता था। जैसे नया पंचायत घर बना, उस सराय भवन को अपने लड़के को साथ लेकर एक सेल का एग्रीमेंट बनाया और लगभग 5 लाख रुपए में उस सराय भवन को बेच दिया। बड़ा क्लियर मसला है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करने की जरूरत भी नहीं है। एग्रीमेंट इन राइटिंग है, लैंड वहीं पे है, सराय वहीं पे है, वो भवन भी वहीं पे है। बड़ा क्लियर कट ये केस बनता है और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बहुत सख्त तौर पे बोलना भी चाहूँगा, पुलिस को भी बोलना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मंडी जिला में भी कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली है। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मंडी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी इस दौरान कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की है। जिला में कोविड के 1027 केस एक्टिव बने हुए हैं, जिनमें से 42 मरीज नेरचौक मेडिकल में उपचाराधीन हैं और 1 मरीज डेडिकेटेड कोविड सेंटर सुंदरनगर में दाखिल है। आपको बता दें कि 5 दिनों में कोविड पॉजिटिव मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और रोज 200 से 300 केस सामने आ रहे हैं। हालांकि नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो उनमें जरूर कमी देखने को मिली है, लेकिन इस दौरान सीएमओ ने लोगों से कोविड नियमों की पालना के साथ ही कोविड नियमों की सख्ती से पालना की अपील की है। 1027 केस एक्टिव हैं और उनमें से 41 केस मेडिकल कॉलेज नेरचौक में दाखिल हैं और 1 केस डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर MCH सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर जो हमने पिछले कल ही एक्टिवेट किया है, 1 रोगी आज वहाँ पर भी दाखिल हो चुका है और अभी तक 479 दुखद मौतें मंडी जिला में हो चुकी हैं। पिछले 4-5 दिनों से देखने में आ रहा है कि 200 से 300 की रेंज में पॉजिटिव केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं, जैसे कि पिछले दिन भी 259 केस पॉजिटिव आए हैं। हालांकि नंबर ऑफ केसेस में थोड़ी कमी जरूर देखने में आई है पिछले 1 हफ्ते के अंदर, परंतु फिर भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अभी तक आने वाले 7 से 10 दिनों तक जो ट्रेंड देखने में आ रहा है उससे ये लग रहा है कि इसी संख्या में केसेस आते रहेंगे। उसके बाद थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद इनकी संख्या में थोड़ी कमी आए। और मैं जनता से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले 2 हफ्तों तक बहुत ज़्यादा सतर्क रहें और जो भी कोविड अनुरूप व्यवहार हम पिछले 2 सालों से जिसके बारे में अपनी प्रबुद्ध जनता को बताते रहते हैं उसकी अनुपालना करें। सिरमौर जिला की पंचायतों में इन दिनों स्वच्छता सर्वेक्षण जोरों शोरों से चल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि आने वाले दिनों में स्वच्छता सर्वेक्षण होने वाला है, जिसको लेकर पंचायतों में सर्वेक्षण के मद्देनजर कई टीमें गठित की गई हैं और विभिन्न विभागों को इसमें शामिल किया गया है। ये टीम सदस्य पंचायतों में जाकर सर्वेक्षण करेंगी और पंचायत की स्वच्छता रिपोर्ट तैयार करेंगी। सर्वेक्षण के तहत गठित की गई टीम आज नाहन विधानसभा क्षेत्र की सैनवाला पंचायत का दौरा करने पहुंची, जहां पर उन्होंने सफाई व्यवस्था की जांच की और रिपोर्ट तैयार की गई। जी, मेरा नाम संदीपक है और मैं नाहन ब्लॉक की एक छोटी सी पंचायत आमबोला सैनवाला जो नाहन हेडक्वार्टर के बिल्कुल नज़दीक और नेशनल हाईवे पे पड़ती है, वहाँ पे मैं एज ए प्रधान अपनी पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। एक टीम जिलाधीश के नेतृत्व में और जिलाधीश के आह्वान पे स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू सभी पंचायतों के दौरे पे निकली हुई है। तो बहुत अच्छी स्वच्छ भारत में जो सेग्रीगेशन की जो प्रक्रिया है वो है और लोगों को आसपास जिस तरह पुराने ज़माने में महिलाएं इकट्ठा होकर के अपने गली मोहल्लों को साफ़ करती थी, तो मेरा निवेदन रहेगा अगर सब लोग इसमें अपनी सहभागिता निभाएं और जागरूक हों, तभी ये जो स्वच्छ भारत मिशन की भारतवर्ष और भारत सरकार की जो योजना है वो यथासंभव सिरे चढ़ सकती है। क्योंकि कोई भी योजना खाली प्रतिनिधियों के और अधिकारियों के साथ मिल करके सिरे नहीं चढ़ती जब तक कि उसमें जन सहयोग ना हो। तो ये टीम आज मेरी पंचायत में आई है
हमारी पंचायत का निरीक्षण करेगी। हमने कोशिश की है अच्छा करने का, पंचायत को ऊंचा उठाने का, और हम प्रयासरत रहेंगे। सब लोग पूर्णतः अपने आप में पूर्ण नहीं होते। हमारी कोशिश जितनी की है हमने स्वच्छ भारत मिशन में काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। आदेश हुए कि हम 8 पंचायतों का विजिट करें, और जो 8 पंचायतें ही हमारी ईयर वाई है, 20-21 की अलग है 4 पंचायतें, उसमें से एक फर्स्ट निकालनी है, और 21-22 की हमारी फिर 4 पंचायत। हमारा सर सबसे पहले तो टॉयलेट का रहता है कि सब पंचायत में सबकी टॉयलेट है या नहीं है। उसके बाद हमारा सॉलिड वेस्ट पे पंचायत द्वारा क्या प्रयास किया गया है, तो हम उसका मौके पे निरीक्षण करते कि वो धरातल पे है या नहीं है। फिर हमारा दूसरा इशू रहता है कि लिक्विड वेस्ट पे पंचायत ने कितना अच्छा काम किया है, और पर्सनल हाइजीन पे भी विजिट महिलाओं के बीच में SHG के साथ मिल करके उनसे पूछा जाता है कि लोग कितने अवेयर है। फिर और सैनिटेशन को लेकर के उन्होंने क्या प्रयास किए हुए, पंचायत ने उनको क्या सपोर्ट दी हुई है। अभी जो है सॉलिड वेस्ट पे इन्होंने जो पंचायत द्वारा प्रयास किया गया है वो धरातल पे है, गांव में महिला मंडल उससे अवेयर है या नहीं है। ये नहीं है भी कि सिर्फ हम जो है वो दिखा दें, पर प्रैक्टिकल भी हमें जो है रिजल्ट के साथ देखना होता है। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।